हेलो फ्रेंड्स, बुक संचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के बारे में, जिसे शेल्डन हाउ ने लिखा है। एक ठंडी सर्दियों की शाम थी। दिल्ली के छोटे से फ्लैट में अकेला रहने वाला रतिक अपनी जिंदगी से थोड़ा परेशान था। नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन दिल ही दिल में उसे लगता था कि वह कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर रहा। अक्सर वह सोचता, असल में मुझे क्या चाहिए। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा मोबाइल चला रहा था, उसकी नजर एक किताब की समीक्षा पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड और लेखक शेल्डन हाउ। उसने मन ही मन सोचा, इतना साधारण टॉपिक, क्या फायदा। लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगा कि शायद यह वही किताब है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। बिना देर किए उसने किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में थी। आर्तिक ने सोचा, चलो पढ़ ही लेते हैं, आखिर क्यों यह किताब इतनी लोकप्रिय है। वह किताब लेकर अपनी बालकनी में गया। ठंडी हवा बह रही थी और मेज पर चाय का कप रखा था। उसने किताब खोली और पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया। पहला अध्याय था, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे ही उसने पढ़ा, उसे लगा कि कोई उसे आईना दिखा रहा है। उसमें लिखा था, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना अनुशासन की नींव है। यह दिशा देता है, प्रेरणा देता है और प्रगति को मापना आसान बनाता है। रतिक सोच में पड़ गया। यह इतनी सरल बात थी, फिर भी अब तक उसे समझ क्यों नहीं आई। वह अक्सर बड़े बड़े सपने देखता, एक दिन अपनी कंपनी शुरू करूंगा या डिजिटल मार्केटिंग में माहिर बनूंगा, लेकिन कभी अपने लक्ष्यों को विस्तार से योजनाबद्ध नहीं किया। फिर उसने किताब के अगले पैराग्राफ पर ध्यान दिया। वहां लिखा था, अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं तो आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। यह लाइन उसे झकझोर गई। सही कहा, उसने मन ही मन कहा। मैं हमेशा सोचता हूं कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है यह तो पता ही नहीं। रतिक ने किताब बंद की और बालकनी से अंदर चला गया। अपने कमरे का सबसे शांत कोना चुना और नोटबुक निकाल ली। उसने सोचा, पहली बार अपनी जिंदगी में स्पष्ट लक्ष्य बनाना चाहिए। उसने नोटबुक की पहली लाइन लिखी, अपनी सेहत पर ध्यान देना है। अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। डिजिटल मार्केटिंग के 3 उन्नत कोर्स पूरे करने हैं। हर महीने 5 नई किताबें पढ़नी है। लिखने के बाद उसने नोटबुक बंद की और अजीब सी राहत महसूस की। यह आसान नहीं था, लेकिन पहली बार उसने अपने लक्ष्यों को इतना साफ साफ लिखा था। अगले दिन सुबह उठते ही आर्तिक ने सोचा कि अब अपने पहले लक्ष्य को शुरू किया जाए। उसने अलार्म सुबह 6 बजे का सेट किया था, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा उसने स्नूज दबा दिया। 5 मिनट और, उसने खुद से कहा, लेकिन वह 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। जब आखिरकार उसकी आंख खुली, दीवार घड़ी देखी, 7:30 बज चुके थे। अरे, आज भी नहीं हुआ, उसने थोड़ी गुस्से में कहा। फिर उसे अपनी किताब याद आई। उसने किताब खोली और पहला पेज पढ़ा। वहां लिखा था, असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। छोटे झटके निराशा नहीं, बल्कि वापसी का संकेत है। मुस्कुराते हुए रतिक ने कहा, ठीक है, किताब तो पहले ही समझा चुकी थी, कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करेंगे। उस शाम उसने एक नया कदम उठाया। अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा चार्ट लगाया और उसमें अपने लक्ष्य लिख दिए। चार्ट के पास छोटे छोटे बॉक्स बनाए। जब भी कोई काम पूरा होता, वो बॉक्स में टिक कर देता। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी शुरू की। पहली बार वह पार्क में टहलने गया। ठंडी हवा, दौड़ते लोग, सब देखकर उसे एहसास हुआ कि अब उसे अपनी जिंदगी गंभीरता से लेना होगा। वापस आकर उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा। लिखा था, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कामों में बांटें, ऐसा करने से वे हासिल करने योग्य बनते हैं। रतिक सोच में पड़ गया। सच में, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसने अपने फिटनेस लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटा। पहले हफ्ते 15 मिनट, दूसरे हफ्ते 20 मिनट, फिर धीरे धीरे 30 मिनट। किताब का पहला अध्याय उसके लिए मार्गदर्शक बन गया। वह हर बार उसे पढ़ता और अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करता। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। एक दिन मां का फोन आया। उन्होंने पूछा, पिछले 2 हफ्तों से फोन क्यों नहीं किया, हम चिंतित हैं। रतिक को एहसास हुआ कि वह अपने लक्ष्यों में इतना खो गया था कि परिवार के लिए समय ही नहीं बचा। तुरंत फोन किया और उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसने सोचा, शायद स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना सिर्फ करियर और सेहत नहीं, बल्कि रिश्तों को संतुलित करना भी है। नोटबुक निकाली और लिखा,
हर हफ्ते माता पिता से बात करना और समय बिताना। इस तरह ऋतिक की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वह रात को सोने से पहले दिन की समीक्षा करता, छोड़ा हुआ काम अगले दिन की सूची में जोड़ देता। पहला अध्याय उसे समझा चुका था, लक्ष्य सिर्फ लिखने के लिए नहीं, उन्हें जीना होता है। ऋतिक जान गया था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। शेल्डन हाउ की किताब का पहला अध्याय तो झलक मात्र था, बाकी अध्याय पढ़ने और उन पर काम करने थे। देखो, यह किताब मेरी जिंदगी कैसे बदलती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगले कुछ दिनों में उसने अपने लक्ष्यों पर ठोस काम किया। चार्ट के बॉक्स में निशान बढ़ने लगे और हर टिक उसे नई ऊर्जा देता। अब वक्त था किताब का अगला अध्याय पढ़ने का। रात के खाने के बाद वह छोटे से कोने में बैठा। सामने किताब रखी थी, बुकमार्क हटाया और पन्ना पलटा। दूसरा अध्याय था, एक दिनचर्या विकसित करें। पढ़ते ही उसे एहसास हुआ यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जिंदगी अस्त व्यस्त थी, कभी देर तक जागना, कभी सुबह देर से उठना। सप्ताहांत भी यूं ही निकल जाते। किताब में लिखा था, एक सुसंगत दिनचर्या बनाने से आदतें बनती हैं जो अनुशासन को मजबूत करती हैं। संरचित कार्यक्रम ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करता और कार्यों के लिए समय निश्चित करता है। ऋतिक ने हर शब्द ध्यान से पढ़ा, समझ गया कि अनुशासन लाने के लिए कठोर दिनचर्या अपनानी होगी। खुद से कहा, दिनचर्या का मतलब उबाऊ जिंदगी नहीं, बल्कि समय का सही इस्तेमाल सीखना है। फौरन आर्तिक ने अपनी नोटबुक उठाई और लिखा, मेरा आदर्श दिनचर्या, सुबह 6 बजे उठना, 6:15 से 7 बजे तक व्यायाम, 7:30 पर नाश्ता, 8 बजे से 12 बजे तक काम, फिर 1 घंटे के लिए दोपहर भोजन, 1 बजे से 5 बजे तक फिर काम, शाम को 1 घंटा खुद के लिए, पढ़ाई, कौशल या आत्मचिंतन, और रात 10 बजे सोना। योजना तो आसान लग रही थी, लेकिन इसका पालन करना कठिन था। ऋतिक ने मन ही मन कहा, चलो कल से पूरी कोशिश करेंगे। अगली सुबह जब उसका अलार्म 6 बजे बजा तो उसे पहले दिन जैसा ही एहसास हुआ। उसने कुछ देर के लिए फिर से स्नूज बटन दबा दिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह अब अपनी पुरानी आदतों पर नहीं लौट सकता। उसने झट से अलार्म बंद किया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने फोन में टाइमर लगाया और अपनी दिनचर्या के हिसाब से व्यायाम शुरू किया। शुरुआत में उसके शरीर को उठने में बड़ी मुश्किल हुई। उसे हर मिनट ऐसा लगा जैसे वह फिर से वापस सो जाए, लेकिन उसने किताब के उस हिस्से को याद किया जहां लिखा था, आदतें शुरुआत में बनाना मुश्किल होती हैं, लेकिन निरंतरता उन्हें समय के साथ आसान बना देती है। पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत संघर्ष भरे थे। कभी कभी वह नाश्ते के समय पर बैठा यह सोचता कि क्या दिनचर्या बनाना सही फैसला था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वह दिनचर्या का आनंद लेने लगा। दिनचर्या का सबसे अच्छा असर उसकी उत्पादकता पर हुआ। अब जब वह अपने काम पर बैठता तो उसका पूरा ध्यान काम पर होता। उसे पता था कि उसने पहले से ही हर काम के लिए एक समय आवंटित किया है, इसलिए उसे सब कुछ ठीक से करने का समय मिलेगा। एक दिन ऑफिस में उसके प्रबंधक ने उससे कहा, ऋतिक, तुमने पिछले हफ्ते जितना काम किया है वह शायद ही किसी ने किया होगा। तुम ठीक तो हो? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, बस कुछ अनुशासन में आ रहा हूं। शाम को जब वह घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि दिनचर्या सिर्फ समय को व्यवस्थित करने का तरीका का नहीं है, यह जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया भी है। उसने अपने खाली वक्त में नई किताबें पढ़नी शुरू की। वह हर दिन रात को सोने से पहले अपनी दिनचर्या की समीक्षा करता। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं थी। एक रविवार को उसके दोस्त राहुल का फोन आया, भाई आज फिल्म देखने चल रहे हो? ऋतिक को कुछ उलझन हुई। फिल्म का मतलब था कि उसका शाम का पढ़ाई का समय छूट जाएगा, लेकिन फिर उसने सोचा, दिनचर्या का मतलब यह नहीं कि मैं अपनी जिंदगी का आनंद लेना छोड़ दूं। कभी कभी छुट्टी लेना भी जरूरी है। उसने खुद से एक नई बात सीखी, दिनचर्या का मतलब कठोर नियम नहीं बल्कि संतुलन है। अगले कुछ दिनों में उसने अपनी दिनचर्या को और लचीला बनाया। उसने अपने कार्यक्रम में खाली समय के स्लॉट भी जोड़े। यह वह वक्त था जब वह कुछ भी कर सकता था, परिवार से बात करना, दोस्तों के साथ घूमना या सिर्फ आराम करना। किताब में एक और दिलचस्प लाइन थी, एक कठोर दिनचर्या कभी कभी बोझ जैसी लग सकती है। अप्रत्याशित घटनाओं को समायोजित करने के लिए कुछ लचीलापन रखें। उसने महसूस किया कि दिनचर्या ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया है। उसकी जिंदगी में अब एक संरचना थी। पहले जहां वह हर काम आखिरी मिनट तक टालता था,
अब वह समय पर अपने काम पूरे कर लेता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आर्तिक को एहसास हुआ कि दिनचर्या बनाने से उसका सफर शुरू हुआ है, लेकिन अभी उसे अपनी आदतों को और गहराई तक ले जाना है। किताब में अभी और अध्याय बाकी थे। उसने खुद से वादा किया कि वह हर अध्याय को पढ़ेगा, समझेगा और अपनी जिंदगी में उतारेगा। और इसी उम्मीद के साथ उसने अगले अध्याय पर जाने के लिए किताब को धीरे से बंद कर दिया। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और ऋतिक अपनी दिनचर्या को लेकर काफी सहज महसूस करने लगा था। अब सुबह जल्दी उठना, कसरत करना और दिन को उत्पादक तरीके से बिताना उसकी आदत में शामिल हो चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा सरल रास्ते पर नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के बाद वह थककर घर आया और उसने सोचा कि कुछ आराम किया जाए। उसने टीवी चालू किया और सीरियल देखते देखते अनजाने में 3 घंटे बर्बाद कर दिए। जब रात को उसने दीवार पर लगे अपने चार्ट को देखा तो वह शर्मिंदा महसूस हुआ। उसने खुद से कहा, यार इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ और आज फिर से वही पुरानी आदतों पर लौट आया। उसी रात ऋतिक ने किताब खोली और अगले अध्याय में ध्यान लगाया। तीसरा अध्याय था, आत्मनियंत्रण को अपनाएं। पहली पंक्ति ने ही उसे झकझोर दिया। प्रलोभनों से दूर रहने के लिए आत्मनियंत्रण अनिवार्य है। दीर्घकालिक लक्ष्यों के पक्ष में अल्पकालिक सुखों का विरोध करना अनुशासित जीवन की नींव है। ऋतिक ने मन ही मन कहा, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं हमेशा अल्पकालिक सुखों के पीछे भागता हूं, चाहे घंटों सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना हो या कुछ ऐसा करना जो मेरे बड़े लक्ष्यों के खिलाफ हो। किताब में और लिखा था, भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं, अक्सर हानिरहित ब्रेक के रूप में छिपी होती हैं, लेकिन हर छोटा प्रलोभन आपकी प्रगति को पटरी से उतार सकता है। अगले ही दिन आर्तिक ने आत्मनियंत्रण अपनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी सबसे बड़ी भटकाने वाली चीज की पहचान की, मोबाइल। उसने अनावश्यक ऐप्स हटा दिए और स्क्रीन टाइम सीमित कर दिया। अब वह दिन में सिर्फ एक बार 15 मिनट के लिए सोशल मीडिया देखेगा। पहला दिन कठिन रहा। कई बार मन हुआ फोन उठाने का, लेकिन हर बार उसने याद दिलाया कि उसका उद्देश्य क्या है। किताब की एक पंक्ति याद आई, आपके सबसे बड़े लक्ष्य उन चीजों के पार छिपे होते हैं जिन्हें आप नहीं करना चाहते। ऋतिक ने समझा कि आत्मनियंत्रण का मतलब हर चीज से दूर रहना नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को जानना और लक्ष्यों के खिलाफ आने वाली चीजों से ना कहना है। कुछ दिन बाद एक चुनौती सामने आई। शनिवार की शाम दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया। वह जानता था कि अगर गया तो पूरी रात पार्टी में बीतेगी और अगले दिन सुबह उठकर कसरत नहीं कर पाएगा। उसने खुद से पूछा, क्या जाना चाहिए या अपने दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए? किताब की पंक्ति याद आई, हर बार जब आप एक इच्छा का विरोध करते हैं तो आप उस व्यक्ति के करीब आते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अंत में आर्तिक ने पार्टी में न जाने का फैसला किया। दोस्तों से माफी मांगी और समझाया कि वह अपने लक्ष्य पर काम कर रहा है। आसान नहीं था, लेकिन अगले दिन सुबह समय पर उठकर दिनचर्या पूरी करने पर उसे गर्व महसूस हुआ। एक शाम किताब पढ़ते हुए उसने देखा, अनुशासन का अर्थ है यह चुनना कि आप अब भी क्या चाहते हैं और सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। ऋतिक ने जाना कि आत्मनियंत्रण सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी आदतों में भी जरूरी है। उसने ठान लिया कि इसे हर पहलू में लागू करेगा। उदाहरण के लिए दोपहर के भोजन के बाद मीठा खाने की आदत को छोड़ दिया। पहली बार जब उसने गुलाब जामुन को देखा और सोचा, नहीं, ये मेरे फिटनेस लक्ष्य के खिलाफ है, तब उसे समझ आया कि आत्मनियंत्रण मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी है। किताब में आगे लिखा था, आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करने की कुंजी यह है कि जब भी कोई प्रलोभन आए तो खुद को अपने बड़े लक्ष्यों की याद दिलाए। ऋतिक ने इस सलाह को अपने दिमाग में बिठा लिया। उसने हर उस चीज को अपने सामने रखना शुरू कर दिया जो उसे उसके बड़े लक्ष्यों की याद दिलाए। उसकी नोटबुक, दीवार पर लगा चार्ट और उसकी खुद की यात्रा, ये सब उसके प्रेरक बन गए। धीरे धीरे उसकी इच्छाओं पर काबू पाने की ताकत बढ़ने लगी। अब जब भी उसे कोई भटकाने वाली चीज दिखती, वह खुद से एक ही सवाल करता, क्या यह मुझे मेरे बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाएगा या दूर करेगा? कुछ हफ्तों बाद उसके ऑफिस में एक और चुनौती आई। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट दिया जिसमें उसे देर रात तक काम करना होता। पहले वह हमेशा ऐसे हालात में बहाने ढूंढता कि प्रोजेक्ट कैसे टाला जाए, लेकिन अब उसने आत्मनियंत्रण के साथ अपने समय को व्यवस्थित करना सीखा। उसने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किया ताकि प्रोजेक्ट के साथ साथ उसकी बाकी आदतें भी बनी रहें। ऋतिक को एहसास हुआ
कि आत्मनियंत्रण सिर्फ भटकाने वाली चीजों को नजरअंदाज करने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में खुद को बेहतर तरीके से संभालने के लिए भी जरूरी है। किताब के इस अध्याय ने उसकी जिंदगी का एक और दरवाजा खोल दिया था। उसने महसूस किया कि जो लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वही बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर पाते हैं। और इस तरह ऋतिक ने अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, ये किताब मुझे और कितना सिखाएगी, मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता। अगली रात उसने किताब के अगले अध्याय पर जाने के लिए उसे धीरे से बंद कर दिया। ऋतिक की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। दिनचर्या और आत्मनियंत्रण के अध्यायों को उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। हर दिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा होती थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे खटक रहा था। कई बार जब वह काम करता तो उसका मन भटकने लगता। वह एक काम में लगा होता और तभी अचानक किसी पुराने पल की याद आ जाती या भविष्य की चिंता उसके दिमाग में घूमने लगती। कभी वह सोचता कि अगर उसकी योजनाएं काम नहीं की तो क्या होगा, या कभी उसे लगता कि वह अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद कर रहा है। एक दिन जब वह शाम को अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा था तो उसने खुद से कहा, मैंने अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर तो काफी काम कर लिया है, लेकिन यह ध्यान क्यों भटकता रहता है। उसे लगा कि यह शायद अगला अध्याय सीखने का सही वक्त है। उसने किताब निकाली और अगले अध्याय पर पहुंचा। चौथे अध्याय का नाम था माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। किताब में लिखा था, माइंडफुलनेस व्यक्ति को ध्यान केंद्रित रखने और चिंता कम करने में मदद करता है। जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहते हैं तो अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। इससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और उत्पादकता भी सुधरती है। ऋतिक ने इस अध्याय को पढ़ते हुए महसूस किया कि यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। उसने सोचा, मैं अक्सर या तो अतीत में खोया रहता हूं या भविष्य की चिंता में उलझा रहता हूं। शायद यही वजह है कि मैं वर्तमान पल को जीने में असफल हूं। किताब की एक और पंक्ति ने उसकी पूरी सोच बदल दी। मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा एक विचार से दूसरे पर कूदता रहता है। माइंडफुलनेस उस बंदर को वश में करने और उसे वर्तमान में लाने में मदद करती है। ऋतिक ने तय किया कि वह इसे अपनी जिंदगी में लागू करेगा। अगली सुबह व्यायाम के बाद उसने नया अभ्यास शुरू किया। उसने इंटरनेट पर माइंडफुलनेस ध्यान के तरीके देखे, बालकनी में एक शांत कोना चुना, आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। पहले कुछ मिनटों तक उसके विचार इधर उधर भागते रहे, कभी ऑफिस के काम की चिंता, कभी किसी पुराने झगड़े की याद। लेकिन उसने मन ही मन कहा, जो भी विचार आए उन्हें आने दो, मैं अपनी सांस पर ध्यान रखूंगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार शांत हो रहे हैं। जैसे जैसे वह गहरी सांस लेता गया, उसका मन भी ठंडा और स्थिर होता गया। पहली बार उसे लगा कि वह अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। किताब में लिखा था, माइंडफुलनेस का मतलब विचारों को रोकना नहीं है। इसका अर्थ है उन्हें बिना निर्णय के देखना और धीरे धीरे ध्यान को वर्तमान में वापस लाना। ऋतिक ने इसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। सुबह और सोने से पहले वह कम से कम 10 मिनट ध्यान करता। इसका असर उसके पूरे दिन पर दिखने लगा। ऑफिस में उसका ध्यान पहले से बेहतर रहने लगा। अगर ध्यान भटकता भी तो वह कुछ गहरी सांसें लेता और फिर से काम पर फोकस करता। एक दिन ऑफिस में उसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला। टीम लीडर ने कहा कि यह काम चुनौतीपूर्ण है और समय कम है। कई लोग घबरा गए, लेकिन ऋतिक शांत रहा। उसने अपनी माइंडफुलनेस तकनीक अपनाई और अपने हिस्से के काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। हर दिन एक स्पष्ट कार्य तय किया। उसकी यह व्यवस्थित और शांत अप्रोच देखकर टीम लीडर ने उसकी तारीफ की। किताब की पंक्ति याद आई, माइंडफुलनेस न केवल आपको दबाव में शांत रहने में मदद करती है, बल्कि सोच स्पष्ट करने और बेहतर निर्णय लेने में भी। ऋतिक ने पाया कि माइंडफुलनेस का असर उसकी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी हुआ। अब वह दोस्तों के साथ पूरी तरह मौजूद रहता, हर बातचीत में ध्यान देता। उसे समझ आया कि अपने नजदीकी लोगों को 100% ध्यान देने से रिश्ते भी मजबूत होते हैं। एक दिन उसने अपनी मां को फोन किया। पहले वह बस हाँ ठीक है कहकर बात खत्म कर देता था, लेकिन अब वह उनके हर शब्द पर ध्यान देता और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। सबसे बड़ा असर माइंडफुलनेस का उसकी चिंता और तनाव पर पड़ा। पहले छोटी छोटी बातों पर परेशान होता था। अब जब तनाव महसूस होता तो वह गहरी सांस लेकर याद दिलाता, मैं इस पल में हूं, अभी जो है वही सच है,
बाकी सब मेरे दिमाग का खेल है। किताब में एक लाइन उसने अपने ऑफिस की दीवार पर लिख दी, वर्तमान क्षण ही एकमात्र जगह है जहां जिंदगी सच में मौजूद है, इसमें जीना सीखें। धीरे धीरे माइंडफुलनेस उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसने महसूस किया कि इस एक अभ्यास ने उसकी सोच, काम और रिश्तों में गहराई ला दी है। अब वह हर दिन को खुली आंखों और खुले दिल से जीता था। ऋतिक को समझ आ गया था कि माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं है। यह हर उस पल में मौजूद हो सकता है जब आप खाना खा रहे हो, काम कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो। एक शाम जब वह बालकनी में बैठा था तो उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था और बादल हल्के नारंगी रंग के हो गए थे। उसने उस पल को पूरी तरह महसूस किया। पहले वह इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यही पल जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। किताब के इस अध्याय ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर पल को ध्यान से जीना सीख जाऊं तो शायद जिंदगी की हर चुनौती आसान हो जाएगी। और इसी वादे के साथ उसने किताब को अगले अध्याय के लिए बंद कर दिया। ऋतिक की जिंदगी धीरे धीरे सही रास्ते पर आ रही थी। माइंडफुलनेस, आत्मनियंत्रण और दिनचर्या की मदद से वह पहले से कहीं ज्यादा उत्पादक और शांत महसूस करने लगा था। लेकिन जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। एक दिन उसे ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह उसकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने पूरी योजना बना रखी थी, हर छोटी जानकारी पर ध्यान दिया, अपनी टीम के सदस्यों के साथ चर्चा की और तय समय पर काम खत्म करने का पूरा भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे समय सीमा करीब आई, चीजें बिगड़ने लगीं। टीम के कुछ लोग अपनी समय सीमा चूकने लगे और ऋतिक का खुद का काम भी पीछे छूटने लगा। उसने जितनी मेहनत की उससे कई गुना ज्यादा दबाव महसूस किया। समय सीमा के दिन प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। उसके प्रबंधक ने उसे अपने केबिन में बुलाया और नाराजगी जताई। ऋतिक को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी असफल हो गया। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। उस शाम वह घर आकर बालकनी में बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई हो। उसने किताब को उठाया और अगले अध्याय पर गया। 5वें अध्याय का नाम था असफलताओं से सीखें। पहली ही लाइन ने ऋतिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। असफलता अंत नहीं है, यह सफलता की सीढ़ी है। अनुशासन में असफलताओं से सीखना शामिल है, न कि उनसे निराश होना। किताब आगे कहती थी, हर असफलता अपने साथ एक सबक लेकर आती है। यह आप पर निर्भर है कि आप उसे ढूंढें और खुद को मजबूत बनाने के लिए उसका उपयोग करें। ऋतिक ने किताब को एक पल के लिए बंद किया और सोचा, क्या मैं अपनी असफलता से सीख सकता हूं? क्या यह वाकई खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है? अगले कुछ दिनों तक उसने अपने प्रोजेक्ट की ध्यान से समीक्षा की। उसने सोचा कि क्या क्या गलत हुआ था। उसने पाया कि उसने कुछ छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया था। उदाहरण के लिए, टीम के साथ नियमित रूप से संपर्क करना भूल गया था और कई बार खुद ही काम संभालने की कोशिश की, बजाय इसे सही तरीके से दूसरों को सौंपने के। किताब में लिखा था, असफलताएं अक्सर अनदेखी की गई जानकारियों के कारण होती हैं। अपनी गलतियों पर चिंतन करें, खुद को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि सुधार करने के लिए। ऋतिक ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार वह बेहतर तरीके से तैयारी करेगा, लेकिन साथ ही उसने खुद को याद दिलाया कि एक प्रोजेक्ट में विफल होना उसकी पूरी योग्यता पर सवाल नहीं उठाता। उसने खुद को प्रेरित करने के लिए किताब में लिखी एक और लाइन दोहराई, असफलता एक बाधा है, न कि एक बंद गली। यह आपकी रणनीति को बेहतर बनाने और मजबूती से वापस आने का एक मौका है। अगले हफ्ते ऑफिस में एक और प्रोजेक्ट आया। ऋतिक ने तुरंत अपनी गलतियों से सीखी बातों को लागू करना शुरू कर दिया। उसने टीम के साथ बेहतर संचार बनाए रखा और हर छोटी मोटी समस्या को शुरुआत में ही सुलझा लिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असफलता से डरने के बजाय उसे इसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। उसने महसूस किया कि हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है। एक और घटना ने उसे इस अध्याय को और गहराई से समझने का मौका दिया। वह पिछले कुछ हफ्तों से सुबह जल्दी उठने की अपनी आदत का पालन कर रहा था, लेकिन एक दिन देर रात तक जागने के कारण वह सुबह उठने में असफल हो गया। उसने सोचा, क्या मैं फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट रहा हूं? पहले वह खुद को कोसता, लेकिन अब उसने किताब की सलाह को अपनाया। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक दिन की बात है, मैं कल से फिर से
अपनी दिनचर्या पर लौट सकता हूं। किताब में लिखा था, अनुशासन हर दिन पूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह झटकों के बाद वापस उठने के बारे में है। उसने अगले दिन अलार्म बजने पर उठने का पूरा प्रयास किया और अपनी दिनचर्या को फिर से पकड़ लिया। ऋतिक ने महसूस किया कि असफलता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार करना, उससे सीखना और आगे बढ़ना। उसने अपने चार्ट पर एक नया हिस्सा जोड़ा, सीखे गए पाठ। हर बार जब भी वह किसी चीज में असफल होता तो वह वहां लिखता कि उसने उस अनुभव से क्या सीखा। कुछ हफ्तों बाद ऋतिक को प्रबंधक ने अपने पास बुलाया। मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, ऋतिक, तुम्हारे काम में असाधारण सुधार आया है। जिस प्रोजेक्ट में तुम पहले असफल हुए थे उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया और यह सीख अब हर काम में दिख रही है। ऋतिक ने महसूस किया कि असफलता उसे तोड़ने की बजाय मजबूत बना रही थी। किताब में लिखा था, लचीलापन असफलताओं से आता है, जितने अधिक झटके सहते हैं उतना ही मजबूत बनते हैं। इस अध्याय ने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी थी। अब असफलता मिलने पर वह घबराता नहीं, बल्कि खुद से पूछता, इससे मुझे क्या सीखने को मिला। एक शाम फ्लैट में बैठकर उसने अपने पुराने दोस्तों को याद किया। वे कभी उसे असफल कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन अब वह जान चुका था कि असफल होना कमजोरी नहीं। उसने सोचा, बिना असफल हुए मैं कभी सही सीख नहीं पाऊंगा। उसने किताब को फिर खोला और आखिरी पन्ना पढ़ा, जो बार बार उसे याद दिला रहा था, असफलता सफलता की राह का एक और कदम है, आगे बढ़ते रहें। उसने खुद से वादा किया कि हर असफलता को अपनाएगा और उससे सीख कर आगे बढ़ेगा। ऋतिक अब तक किताब के 5 अध्याय अपनी जिंदगी में उतार चुका था। हर नया अध्याय उसकी सोच को और गहरा बना रहा था। पहले जो हर छोटी असफलता पर खुद को दोषी मानता था, अब वह जान चुका था कि गिरना जरूरी है और उठना उससे भी अधिक। लेकिन अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। आखिरी अध्याय ने उसकी उत्सुकता और बढ़ा दी। उसने किताब खोली और पढ़ा, निरंतरता को अपनाएं। यह शब्द अब उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बन चुका था। उसने महसूस किया कि उसके सभी प्रयास, चाहे लक्ष्य निर्धारित करना हो, दिनचर्या बनाना हो, माइंडफुलनेस अपनाना हो या असफलताओं से सीखना हो, सब तभी असर करते हैं जब वह लगातार बना रहे। किताब में लिखा था कि एक बार का प्रयास काफी नहीं, असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन छोटे कदम उठाकर उन्हें लगातार करते रहें। ऋतिक ने सोचा कि निरंतरता उसके लिए सबसे कठिन रही है। कई बार वह मेहनत करता और अगले दिन हार मान लेता। कई बार योजना बनाता लेकिन पालन नहीं कर पाता। यही कारण था कि कई सपने अधूरे रह गए थे। किताब में एक और लाइन थी, प्रेरणा आपको शुरू कराती है लेकिन निरंतरता आपको जारी रखती है, उन दिनों में भी जब मन न हो। सबसे जरूरी है कि आप लगातार आगे बढ़ें। ऋतिक ने गहरी सांस ली। उसने समझ लिया कि निरंतरता एक आदत है और इसे बनाने के लिए रोज मेहनत करनी होगी। उसने खुद से वादा किया कि अब हर दिन छोटा ही सही एक कदम जरूर उठाएगा। अगले दिन उसने अपनी दिनचर्या और सख्त कर दी। सुबह जल्दी उठना, दिन की योजना और समर्पण को नया रूप देना, हर दिन 30 मिनट अपनी फिटनेस पर काम करना, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो। काम में समय सारणी बनाना ताकि किसी भी समय सीमा को न छोड़े। शुरुआत में आसान नहीं था। कई बार सुबह अलार्म बजने के बाद वह बिस्तर में पड़ा रहा। कसरत के समय बहाने सूझने लगे, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, निरंतरता सबसे जरूरी है। आज हार मान ली तो कल और मुश्किल होगी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये छोटे कदम उसे नई दिशा में ले जा रहे हैं। एक दिन ऑफिस में प्रबंधक ने बड़ा प्रोजेक्ट दिया, वही प्रोजेक्ट जिसमें पहले असफलता मिली थी। इस बार ऋतिक में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने कहा, इस बार मैं योजना बनाऊंगा और लगातार पालन भी करूंगा। ऋतिक ने काम की शुरुआत छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर की। उसने अपनी टीम के साथ नियमित बैठकें रखी और हर किसी के काम की प्रतिक्रिया ली। उसने खुद के लिए एक समय सारणी बनाई और हर काम को समय पर पूरा किया। जब भी उसका ध्यान भटकता या उसे थकान महसूस होती तो वह गहरी सांस लेकर खुद से कहता, बस एक और कदम, बस एक और कोशिश। धीरे धीरे उसका काम समय पर और बिना किसी बड़ी गलती के खत्म होने लगा। उसकी टीम के लोग भी उसकी निरंतरता से प्रेरित थे। समय सीमा के दिन प्रोजेक्ट पूरा हो गया और उसका प्रबंधक उसकी मेहनत और नेतृत्व की तारीफ करते नहीं थका। ऋतिक को एहसास हुआ कि निरंतरता का असर सिर्फ उसके काम तक सीमित नहीं था, यह उसके हर पहलू में झलकने लगा। उसने अपनी सेहत पर भी इसी तरह काम करना जारी रखा। पहले जहां वह सिर्फ
कुछ दिनों तक व्यायाम करता था और फिर छोड़ देता था। अब वह हर दिन 30 मिनट खुद को समर्पित करता। उसका शरीर और मन दोनों पहले से ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस करने लगे। ऋतिक ने देखा कि निरंतरता सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में भी असर डालती है। उसने यह भी तय किया कि हर रात सोने से पहले वह किताब पढ़ेगा, भले ही सिर्फ एक पन्ना ही क्यों ना हो। एक दिन जब ऋतिक अपने पुराने दोस्तों से मिला, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तू कितना बदल गया है। पहले छोटी छोटी बातों पर चिंता करता था और अब लगता है जैसे सब कुछ संभाल सकता है। ऋतिक भी मुस्कान के साथ बोला, यह बदलाव धीरे धीरे आया। मैंने हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए और लगातार कोशिश की। उसने दोस्तों को किताब के अध्यायों के बारे में बताया और समझाया। निरंतरता का मतलब है कि हर दिन अपने आप से एक वादा निभाओ। जरूरी नहीं कि हर दिन पूरी तरह सफल हो, लेकिन लगातार प्रयास करना सबसे अहम है। उस रात घर लौटकर उसने किताब का अंतिम पन्ना खोला। वहां लिखा था, अनुशासन कोई लक्ष्य नहीं बल्कि यह एक यात्रा है। चलते रहें और समझेंगे कि सफलता एक आदत बन जाती है, मंजिल नहीं। ऋतिक ने किताब बंद की और महसूस किया कि उसकी जिंदगी पहले से बदल चुकी थी। उसने समझा कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। हर दिन नई चुनौतियां, नई सीख और नए अवसर लेकर आएगा जो उसे बेहतर बनाएंगे। किताब को अपनी मेज पर रखते हुए वह खिड़की की ओर देख रहा था। चांद की हल्की रोशनी कमरे को नर्म उजाले में ढक रही थी। गहरी सांस लेकर उसने खुद से वादा किया कि इस सफर को कभी नहीं छोड़ेगा। अब वह जानता था कि असली खुशी किसी मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस यात्रा को पूरी ईमानदारी और मेहनत से जीने में है। और इसी तरह ऋतिक की कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि ये तो सिर्फ एक नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, आज की हमारी किताब की समीक्षा यही थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।